शुरुआत से पहले एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप आपके लिए लेकर आया है एक नई पेशकश। अब से हर रोज रात 10 बजे आप देख सकते हैं लल्लन टॉप का स्पोर्ट्स बुलेटिन स्पोर्ट्स टॉप, जिसमें होगी दिन भर के खेलों की हर जरूरी खबर। सूचना समाप्त। अब आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। महान दार्शनिक लुडविग विटगेन्स्टाइन ने भाषा को लेकर एक थ्योरी दी थी। भाषा वो है जो शब्दों के माध्यम से आपके मन में एक तस्वीर बनाती है, इसलिए ऐसे शब्द जो साफ तस्वीर बना सके सबसे अधिक उपयोगी होते हैं। हिंदी का एक शब्द है जल डमरू मध्य है। जल यानी पानी, मध्य यानी बीच में, और डमरू का मतलब तो हम सब जानते ही हैं। इस शब्द से आपके मन में एक तस्वीर बनती है, पानी के बीच में डमरू। कितना आसान है समझना। फिलहाल हम इस शब्द से आज शुरुआत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज की कहानी का संबंध एक जल डमरू मध्य से है जो हिंद महासागर में भारत के दक्षिणी छोर और पड़ोसी देश श्रीलंका के बीच बनता है। इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। पानी के इस रास्ते पर कई द्वीप पड़ते हैं। इनमें से एक का नाम है काछाथीवू द्वीप। इस द्वीप पर कोई रहता नहीं है, साफ पानी मुश्किल से मिलता है और अक्सर मछुआरे यहाँ अपना जाल सुखाने आदि कामों के लिए रुकते हैं। वीरान सा दिखने वाला ये द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच एक लंबे विवाद का कारण रहा है। श्रीलंका इसे अपना बताता है और दुहाई देता है एक संधि की जो साल 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के बीच हुई थी। दावा है कि संधि के तहत इंदिरा सरकार ने काछाथीवू श्रीलंका को तोहफे में दे दिया था, लेकिन एक दूसरा दावा भी है जो बताता है कि ये द्वीप हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। क्या है इस काछाथीवू द्वीप की कहानी और 1974 में हुई संधि का किस्सा क्या है, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं भारत के ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। शुरुआत काछाथीवू द्वीप के इतिहास से करते हैं। 285 एकड़ में बसा एक छोटा सा द्वीप भारत के दक्षिणी छोर रामेश्वरम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 17वीं सदी में मदुरई के एक राजा रामनद के जमींदारी कंट्रोल में आता था। उस दौर में यहाँ एक चर्च का निर्माण भी कराया गया था। भारत से हर साल हजारों लोग इस चर्च में प्रार्थना के लिए जाते रहे हैं। हालांकि इसके अलावा इस द्वीप पर ज्यादा बसाहट नहीं थी। तमिलनाडु और जाफना से मछुआरे जब इस क्षेत्र में मछली पकड़ने आते तो यहाँ रुका करते थे। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जब मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई तो ये द्वीप अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। 1921 में इस द्वीप पर हक को लेकर पहली बार विवाद जन्मा। चूंकि श्रीलंका जो तब सीलोन के नाम से जाना जाता था, वहां भी अंग्रेजों का कंट्रोल था, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने इस द्वीप का सर्वे करवाया और इस द्वीप को श्रीलंका का हिस्सा बताया। हालांकि भारत की तरफ से इस पर विरोध दर्ज हुआ क्योंकि जैसा पहले बताया गया ऐतिहासिक रूप से ये एक भारतीय राजा के कंट्रोल में आता था। बहरहाल 1947 तक ये विवाद ज्यों का त्यों ही रहा। 1947 में सरकारी दस्तावेजों के हिसाब से इसे भारत का हिस्सा माना गया, लेकिन तब भी श्रीलंका ने इस पर अपना अधिकार छोड़ा नहीं। 1974 तक दोनों देश इस द्वीप का प्रशासन संभालते रहे। मुख्य रूप से द्वीप मछली पकड़ने की जगह था, इसलिए दोनों देश के मछुआरे इसे इस्तेमाल करते रहे। हालांकि इस बीच दोनों देशों के बीच एक दूसरे की सीमा के उल्लंघन को लेकर कई बार तनाव भी हुआ। समुद्री सीमा रेखा विवाद को सुलझाने के लिए साल 1974 में दोनों देशों के बीच एक बैठक हुई जिसने एक समझौते का रूप लिया। ये समझौता 2 हिस्सों में हुआ था, 26 जून को कोलंबो में और 28 जून को दिल्ली में। इस समझौते के तहत एक खास चीज ये हुई कि भारत ने काछाथीवू श्रीलंका को दे दिया। हालांकि एक सवाल ये कि क्या भारत की सरकार अपनी जमीन ऐसे ही किसी दूसरे देश को दे सकती है, तो इसका जवाब है नहीं। इसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता थी। इससे बचने के लिए सरकार ने इसे विवादित जमीन मानते हुए श्रीलंका को सौंप दिया। हालांकि समझौते में ये भी निहित था कि भारतीय मछुआरे इस द्वीप पर जा सकेंगे, लेकिन क्या वे लोग मछली पकड़ने के काम को कर सकेंगे, इसका इस समझौते में साफ साफ उल्लेख नहीं था। लिहाजा श्रीलंका सरकार ने माना कि भारतीय मछुआरे केवल जाल सुखाने और आराम करने जैसी गतिविधियों के लिए इस द्वीप का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसके अलावा भारतीयों को इस द्वीप पर बने चर्च में भी बिना वीजा जाने की इजाजत थी। इस समझौते के बाद दक्षिण के राज्यों की तरफ से काफी हो हल्ला मचा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने तब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पत्र लिख इस समझौते पर ऐतराज भी जताया था। हालांकि सरकार इस कदम से पीछे नहीं हटी। इसका एक कारण श्रीलंका की तत्कालीन प्रधानमंत्री सिरिमा बंडारानायक और इंदिरा गांधी की दोस्ती को माना जाता है। ट्रिविया के लिए भी जान लीजिए कि बंडारानायक दुनिया की पहली महिला थी जो किसी देश के प्रधानमंत्री चुनी गई। बंडारानायक भी इंदिरा की तरह एक ताकतवर नेता थीं और इंदिरा की ही तरह उन्होंने भी अपने देश में आपातकाल लगाया था। आगे बढ़ने से पहले इंदिरा और बंडारानायक की दोस्ती का भी एक किस्सा सुनते जाइए। साल 1980 की बात है। बंडारानायक और उनके बेटे अनुरा पर इमरजेंसी के दौरान सत्ता के दुरुपयोग की जांच चल रही थी। 1977 के चुनावों में बंडारानायक की विपक्षी पार्टी
यूनाइटेड नेशनल पार्टी ने उनके और इंदिरा की दोस्ती को एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए नारा दिया था, आज भारत कल श्रीलंका, यानी जैसे भारत में इंदिरा की हार हुई है वैसी ही बनरानाइक की हार होगी। इत्तेफाक से बनरानाइक के बेटे अनुरा की छवि भी एकदम इंदिरा के बेटे संजय गांधी जैसी थी। उन पर भी जमीन घोटाले को लेकर जांच चल रही थी। एक रोज सदन में विपक्षी नेता अनुरा पर हमला बोल रहे थे। गुस्से में अनुरा अपनी सीट पर खड़े हुए और मेज को थपकाते हुए बोले, रुको, मिसेस गांधी के जीतने का इंतजार करो, तब तुम देखोगे। बहरहाल अपनी मेन स्टोरी पर लौटते हुए जानते हैं कि काछाथीवू द्वीप विवाद पर आगे क्या हुआ। 1974 के बाद 1976 में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा को लेकर एक और समझौता हुआ। मुख्यतः ये समझौता मन्नार और बंगाल की खाड़ी में सीमा रेखा को लेकर हुआ था, लेकिन इसी समझौते में एक और चीज जुड़ी हुई थी जिससे काछाथीवू का विवाद भड़क गया। समझौते में लिखा था, भारत के मछुआरे और मछली पकड़ने वाले जहाज श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नहीं जाएंगे। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी समुद्र का वो हिस्सा जिस पर श्रीलंका का अधिकार है। इस हिस्से में काछाथीवू द्वीप भी आता था। ये एक बड़ी दिक्कत थी क्योंकि इस समझौते से पहले भारतीय मछुआरे काछाथीवू द्वीप तक मछली पकड़ ले जाते थे। एक और मसला ये था कि सरकार ने कदम तमिलनाडु की सरकार से मशवरा किए बिना उठाया था। ये इमरजेंसी का दौर था और तमिलनाडु में सरकार भंग की जा चुकी थी। ये समझौता भारत और श्रीलंका के बीच सीमा विवाद सुलझाने में एक महत्वपूर्ण कदम तो साबित हुआ, लेकिन तमिलनाडु के मछुआरे से खासे नाराज थे। इसलिए ये मुद्दा तमिलनाडु की राजनीति में समय समय पर भूकंप पैदा करता रहा। इसके लगभग 1.5 दशक बाद 1991 में तमिलनाडु की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया। ये प्रस्ताव काछाथीवू द्वीप को वापस भारत में मिलाने और मछुआरों के अधिकार पुनः हासिल करने की बात करता था। वहीं दूसरी तरफ श्रीलंका में गृह युद्ध की आग छिड़ी हुई थी, इसलिए उस समय तो श्रीलंका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। लिट्टे से जूझ रही श्रीलंका की नौसेना के पास इस मुद्दे से निपटने का वक्त नहीं था, इसलिए लंबे वक्त तक भारतीय मछुआरे इस इलाके में मछली पकड़ने के लिए जाते रहे। साल 2003 में श्रीलंका सरकार ने प्रस्ताव दिया कि वो भारतीय मछुआरों को मछली पकड़ने के लिए और अधिक लाइसेंस देने पर विचार कर रही है, लेकिन तब ना तमिलनाडु और ना ही केंद्र सरकार ने इस पर कोई ध्यान दिया। साल 2009 में लिट्टे का खात्मा होते ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ना शुरू किया। श्रीलंका की नौसेना ने इस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी, जिसके चलते भारतीय मछुआरे जैसे ही इस इलाके में जाते उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। गिरफ्तारी की घटनाएं जैसे जैसे बढ़ने लगी, मुद्दे ने राजनीति को भी हल्काना शुरू कर दिया। तमिलनाडु के नेताओं पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि वो इस मुद्दे को केंद्र सरकार के सामने उठाएं। 2008 में AIADMK नेता जयललिता इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। उनकी तरफ से दलील दी गई कि बिना संविधान संशोधन के सरकार ने भारत की जमीन किसी और देश को दे दी। 2011 में मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने विधानसभा में इस बाबत एक प्रस्ताव भी पारित करवाया। 2014 में इस मामले पर सरकार की तरफ से दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा, काछाथीवू द्वीप एक समझौते के तहत श्रीलंका को दिया गया और अब ये अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री का हिस्सा है, आप इसे वापस कैसे लेंगे? काछाथीवू वापस लेने के लिए आपको युद्ध लड़ना होगा। 2015 में इस मामले में श्रीलंका के तत्कालीन प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के एक बयान से काफी विवाद हुआ था। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा, अगर भारतीय मछुआरे इस इलाके में आएंगे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। तब दक्षिण के नेताओं की तरफ से इस बयान पर काफी तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई थी। चूंकि ये मछुआरों की रोजी रोटी से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए समय समय पर तमिलनाडु की राजनीति इसको लेकर गर्माती रहती है। काछाथीवू द्वीप का मुद्दा दो देशों से जुड़ा है, इसलिए इस विषय पर भारत एक तरफा कदम नहीं उठा सकता है। जहां तक बातचीत और प्रयासों की बात है, वो 2023 में भी जारी हैं। फिलहाल आज के लिए आज्ञा दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।